अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे। बॉक्सिंग ऐसा खेल है जो मुझे खुद भी बहुत पसंद है और देखने वालों के लिए सबसे इंटरटेनिंग खेल है। दुनिया भर में बॉक्सिंग देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बॉक्सिंग अगर हम नाम लें मोहम्मद अली कले का, नाम लें माइक टाइसन का, एवेंडर हॉलीफील्ड का, तो ये हैवी वेट बॉक्सर्स हैं। इनका एक अलग एरा है। हैवी वेट बॉक्सिंग अब दुनिया भर में एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स थी, अब वो ख़त्म होते होते ज़रा निचले वेट पर आ गई है। अब हम देखते हैं आमिर खान, मैनी पक्याओ और जो दीगर बॉक्सर्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा नाम बना रहे हैं। लेकिन अब भी हैवी वेट बॉक्सिंग को चाहने वाले, उसको देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है और जिसकी वजह से शुरू हुआ है, आज वो हमारे मेहमान हैं। कॉन्टिनेंटल बॉक्सिंग चैंपियन है, इंटरनेशनल बेल्ट जीती उन्होंने। और सबसे अच्छी चीज़ ये है तैमूर की कि दुनिया भर में फ़ाइट्स करते हैं, 7 नॉकआउट्स हैं 8 फाइट्स में, और उन फाइट्स में पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। हमेशा से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, क्यों एमेचर बॉक्सिंग से हटे और क्यों गए प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ, इस पर भी बात होगी। क्या फ़र्क है बड़ा, कोचिंग स्टैंडर्ड्स, पाकिस्तान में सहूलियात का क्या फुकदान है, अगली आने वाली फ़ाइट कौन सी है। तो तैमूर खान से करवाऊंगा आपकी मुलाकात, हमारे हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन। तैमूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो यकीन माने काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान आया और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने फैमिली फ्रेंड्स और उनके साथ रोज़ाना मुलाकात होती है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो बॉक्सिंग के हवाले से जो है मेरा वहाँ पर ये मेरे लिए उस तरह से सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना जो कैरियर है और मैंने अपना जो मेरा टारगेट्स बना हुआ है कि वर्ल्ड चैम्पियन तक मैंने अपने आप को लेके जाना है, तो वो इस मुल्क में इसलिए पॉसिबल नहीं, इसलिए वजह से मुझे है बाहर ममालिक में रहना पड़ता है और वहाँ पर ही मुझे अपनी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है। जैसा कि पहले भी मेरे आपसे इस बारे में डिस्कशन हुई थी कि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ और वो चीज़ें यहाँ पर मैसर नहीं हैं, जिनकी वजह से मतलब अभी मेरे जो प्रमोटर्स हैं वो फ़िलिपीन के प्रमोटर हैं, वही मुझे सारा देखभाल कर रहे हैं और मेरी सारा ट्रेनिंग के हवाले से और मेरी जो अगली वाली फ़ाइट्स हैं वो सारा वो कुछ वही मैनेज कर तैमूर, रहे हैं। अगली फाइट पर भी बात करूंगा। थोड़ी सी हम फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप आजकल पाकिस्तान भी हैं। हालिया उस्मान वजीर ने भी माशाल्लाह अपने टाइटल का दिफा कर लिया है। आप वहाँ से आते हैं जब बाहर से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है बतौर एथलीट आपको? यहाँ पर जो मुझे मतलब टू बी हॉनेस्ट, मुझे यहाँ पर जब मैं आता हूँ ना, तो मैं बॉक्सिंग का फ़िलहाल यहाँ पर सोचता ही नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ बॉक्सर हूँ, या क्योंकि यहाँ पर मुझे उस तरह की एक एनर्जी नहीं मुझे फ़ील होती कि यार यहाँ पर मैं कहीं जाता हूँ तो बाहर या कोई, ठीक है यहाँ पर मुझे लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन जो मेरा कैरियर है वो वहाँ वो वाली एनर्जी या वो वाली मतलब रिएक्शन मुझे वहाँ से नहीं मिलता। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाऊँ। और जाके अपनी फाइट और अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें। अच्छा तैमूर, एमेचर बॉक्सिंग क्या फ़र्क लगता है? वैसे तो बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन हमारे यहाँ तो फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो बिहेवियर्स हैं उनका भी बड़ा मामला है, उसको छोड़ते हैं। उस पर तो काफ़ी दफ़ा बात हो गई। आपने बहुत जल्द चूज़ कर लिया एमेचर से प्रोफेशनल बॉक्सिंग की फील्ड, ऐसा क्यों हुआ? अरसलान भाई, पहली बात तो ये है कि मैंने जल्द से जल्द एमेच्योर से प्रोफेशनल पे आया नहीं। मेरे जब मैं 10 साल का था, जब मैंने बॉक्सिंग का अपना करियर स्टार्ट किया एमेच्योर से, तो 13-14 साल में मुसलसल जो है एमेच्योर बॉक्सिंग खेलता रहा। और मेरी जब से मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी तो उस वक्त मेरा ये ड्रीम होता था, क्योंकि हम इंडिया का एक बॉक्सर था विजेंदर सिंह, उसको मैं देखता था, वो ओलंपिक में उसने मेडल लिया था, 2008 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान का पहला बॉक्सर हूँगा, या सेकंड सॉरी, जो हुसैन शाह के बाद मैं मेडल लूँगा। तो वो सपना जो है मेरा, उस सपने में मेरे 13-14 साल गुजर गए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे वो, जब मैं इस बॉक्सिंग की फील्ड में आया तो मुझे यहाँ पर पता लगा कि ये मतलब ओलंपिक जाना कोई इतना आसान नहीं है कि बस आप मतलब ओलंपिक, यहाँ पर जो हमारे काफ़ी फाइटर ओलंपिक में जा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ऐसे एक माहौल में जकड़े हुए हैं, वो टैलेंट की यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन वो बेचारे क्यों ऐसे, मतलब मैं सीधी सी बात करूँगा कि यहाँ पर सब कुछ मतलब सेहत के हवाले से, जान के हवाले से, जो हमारे यहाँ पर जेनेटिक्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर मैसर है, लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं जाते। तो यानी एक ये अच्छे बॉक्सर के लिए जो तलाश होती है उसकी पूरी फिजिक हमारे पास मौजूद है, अच्छे बॉक्सर्स मौजूद है ऑब्वियसली हैं। तो आप हो गए, उस्मान वजीर हो गए, वसीम हो गया, ये इस वक्त 3 अच्छे और बड़े नाम हम देख रहे हैं। अब शोएब, आसिफ हज़ारा, ये पूरी एक लॉट तैयार हुई हुई है बॉक्सर्स की। आपकी बात सही है। फिर हम एमेचर में क्यों मेडल नहीं लाते? नेशनल गेम्स में हम देखते हैं कि जो एथलीट्स हैं उन्होंने 150-150 मेडल ले लिए होते हैं, लेकिन जब हम ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या सॉलिडेरिटी गेम्स या एशियन गेम्स की बात करते हैं, बड़े कम मेडल उठाते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि हम
नेशनल सतह पे भी जो है ना, जो काफ़ी खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं। मतलब जो लड़के गोल्ड मेडल डिज़र्व नहीं करते उनको गोल्ड मेडल तक पहुंचाया जाता है, जो रियल टैलेंट होता है उनको स्टार्ट में ही जो है साइड पे कर दिया जाता है, जो ये कि काफ़ी शिकायत मैं सुन चुका हूँ मुख्तलिफ लोगों से, बल्कि यहीं एयरफोर्स की टीम आके बता कर गई थी अभी नेशनल गेम्स का एक मामला। हाँ। तो यहाँ पर जब तक ये चीज़ों को देखें, मेन चीज़ है मेरिट, ठीक है। और मेरिट्स मेरे ख्याल में प्लेयर से ज़्यादा फेडरेशन में मेरिट होना चाहिए। सही है। जब तक फेडरेशन में मेरिट पे लोग ऊपर नहीं आएंगे। यार यहाँ तो फेडरेशन के 2 हिस्से बन जाते हैं ना तैमूर। यहाँ पर वो फेडरेशन के इसलिए 2 हिस्से बन जाते हैं क्योंकि मेरिट नहीं होता, तो फिर वो हर बंदे की कोशिश थी कि यार मैं इस सीट पे जाऊँ। तो जब वो नहीं जा पाता तो उसको कहते हैं कि भाई वो फिर अपना कुछ बंदोबस्त कर लेता है, फिर अपनी फेडरेशन बना लेता है फिर। तो ये जब तक हम मार इसी वजह से खाते हैं, यकीन माने यही पाकिस्तानी बॉक्सर होते थे। मैं क्योंकि मैं खुद बॉक्सर हूँ तो मैं बॉक्सिंग के हवाले से ज़्यादा जानता हूँ कि 2003-4 तक जो है एशिया में हमें कोई मार नहीं सकता था। मतलब हर बॉक्सर हमारी जो हर वेट के होते थे वो एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लाते थे। 2004 में ओलंपिक में हमारे इतने बॉक्सर्स गए। सर लियारी बड़ा ज़बरदस्त, लियारी से फुटबॉल और बॉक्सिंग का बड़ा टैलेंट निकलता रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2004 ओलंपिक के बाद हमारा आज तक एक बॉक्सर ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों ऐसी, मुझे तो कोई ऐसा कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये इनके अंदर कोई टैलेंट की कमी हो या कुछ इनके अंदर कुछ, ये सब कुछ मौजूद है फिर भी नहीं जा पा सब कुछ मौजूद है। यकीन माने यही वो बॉक्सर होते हैं। अब मोहम्मद वसीम की हम मिसाल लेते हैं कि जब वो पाकिस्तान, जब उसको MTK एक कंपनी ने उसको उठाया, उसको उस लेवल तक वर्ल्ड टाइटल तक, उसको 2 बार वर्ल्ड टाइटल उसको खिलाया है, तो वो अब एक वसीम को उन लोगों ने पिक किया और उसको उस लेवल तक ले गए। तो वसीम जैसे अगर इसी तरह फैसिलिटीज़ हमारे बाकी बॉक्सरों को मिले तो आपको क्या लगता है कि हमारे कितने हैं वर्ल्ड चैंपियन हमारे यहाँ से बन सकते हैं? बहुत ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो एक ऐसी वो क्या वैसे एक, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस वजह से हम वो बॉक्सर जो है या तो बेचारा अपना करियर को खैर बात कर देते हैं, या पर हालांकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है ये एक बाहर ममालिक में ये एक बिजनेस, एक जॉब है, ये फुल टाइम जॉब है। हाँ, प्रोमोटर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, इसके एक अलग अरीना होता है। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब ये लोग इतनी इनकम करते हैं कि इतना शायद एक बिजनेसमैन भी इतनी इनकम ना करे जितनी इनकी इनकम होती है। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर वो बॉक्सिंग को छोड़ के अपनी कोई जॉब वगैरह शुरू कर देते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये में वो जॉब मजबूरी शुरू है करते यार, हैं। बॉक्सर्स क्या एथलीट्स के लिए कुछ है ही नहीं। मेरी ही इस प्रोग्राम में प्ले फील्ड में हमने पिछले दिनों लगातार सारे नेशनल चैम्पियंस जो मुख्तलिफ फील्ड्स, मुख्तलिफ गेम्स के नेशनल चैम्पियंस हैं, उन्हें बुला रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। लेकिन तैमूर हर कोई उसी तरह बेबस दिखाई देता है। फैसिलिटीज़ का रोना रोता है, कहीं पर अकरबा परवरी है, कहीं पर सिफारिश है, कहीं पर एक एथलीट, नेशनल एथलीट है हमारा टॉप का, उसके ऊपर किसी और को प्रमोट कर दिया। ये कहानियाँ ये बहुत हैं बेचारे। ऑन कैमरा नहीं भी बता सकते तो ऑफ कैम मेरे पास बहुत कहानियाँ आती हैं। बॉक्सिंग से दोबारा ज़रा इस पर ही चलें आपका, चूँकि ये फील्ड है। उस्मान वज़ीर हो गया, क्या आप नहीं समझते कि उस्मान हो गया, वसीम हो गया, पाकिस्तान में ओलंपिक्स के लिए कुछ ला नहीं सकते? वो इतने बड़े बॉक्सर्स हैं, दुनिया भर की टाइटल्स जीत रहे हैं, आप है हैवी वेट में, तो क्या पाकिस्तान के लिए नहीं आ सकता कोई टाइटल ओलंपिक्स में? देखें अरसलान भाई, मेडल तो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, टाइटल भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने उस्मान वज़ीर की बात की, मोहम्मद वसीम की बात की या मेरी बात की, तो हम लोगों को वो राइट्स कौन देगा कि हम उन बॉक्सरों को प्रमोट करें? पहले तो ये सवाल बनता है ना कि हमें उस जगह पे हमें वो किसका वो बस चलेगा कि हमें वो उस जगह तक लेके जाए ताकि हम बाकी बॉक्सरों को प्रमोट करें। उस्मान वज़ीर फुल अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपना फुल 100% दे रहा है और साथ दूसरों को भी प्रमोट कर रहा है। वो मतलब अपने साथ साथ बाकी पाकिस्तानी बॉक्सरों को भी प्रमोट कर रहा है। वसीम अपना करियर में लगा हुआ है, ठीक है। मेरी खुद ये कोशिश है कि अभी मेरी खुद एक टीम है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो उन टीम के बारे में मैं हर जगह पे जाता हूँ। मैं सिर्फ जब कई बात करता हूँ स्पॉन्सर के हवाले से तो मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कहता हूँ मेरे पास पूरी टीम है। अच्छा तैमूर, चूंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जरा उस टीम के बारे में भी बात करता हूँ आपसे कि कितने बॉक्सर स्लॉट पे हैं, किस तरह से उनको प्रमोट कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर करता हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और तैमूर खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, कॉन्टिनेंटल फाइट जीती इन्होंने, बेल्ट इनके पास है। तैमूर हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी चीज़ों पर बात हो रही है। एमेचर बॉक्सिंग से दूरी की वजह, इस पर काफ़ी डिटेल में तैमूर पहले भी बता चुके हैं, अब भी थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ बॉक्सर्स हैं जिनको तैमूर भी प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वसीम या उस्मान या आमिर खान मुख्तलिफ बॉक्सर्स को प्रमोट करते हैं, उनकी इंटरनेशनल फाइट करवाते हैं। तैमूर ज़रा टीम के बारे में भी बताएं, कितने बॉक्सर्स हैं, कौन ज़्यादा अच्छा बॉक्सर आपको दिखाई देता है? देखें इस वक्त मेरे पास जो टीम में जो 2 लड़के हैं, वैसे तो काफ़ी बच्चे हैं मतलब, लेकिन ये जो 2 इस वक्त हैं
बल्कि दो नहीं 4 हैं इस वक्त। एक है छोटी बच्ची है, उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल में 10-11 साल, फजर फातिमा उसका नाम है। दूसरा उसका भाई है, वो उसकी भी 13-14 साल उम्र होगी, हसनैन नाम है। यकीन माने ये दो अच्छा, बच्चे 10-11 साल की बच्ची है वो, और वो बॉक्सिंग बड़ा टैलेंट है। अरसलान भाई, यकीन माने मैं उन दोनों बच्चों की आपको शेडो बॉक्सिंग, उनकी ट्रेनिंग और उनकी स्पारिंग आपको दिखाऊंगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। इवन कि मेरे एक दोस्त आया था यूके से, उन्होंने जब उसकी ट्रेनिंग देखी, कहते अगर ये बच्चे इंग्लैंड में इस वक्त होते तो ये मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते थे, ये अपना पैसा भी इतना बहुत अच्छा ज़्यादा कमा टैलेंट सकते है। थे और बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बेचारे बच्चे भी यहाँ पर जो है, अच्छा उनकी मैं आपको बड़े मज़े की बताऊँ, उनकी जो फुल इस वक्त जो सपोर्ट है उनके वालदेन की, उनके वालदेन रोज़ाना उनको टेक्सला से इस्लामाबाद लेके आते हैं बहुत ट्रेनिंग के बड़ी लिए। बात है, बहुत ठीक बड़ी है, बात है। और क्योंकि वो मेरे पास ले आते हैं तो मैं हमारे एकेडमी में ले आते हैं, हम वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, कोच चारिक हैं, मैं हूँ, हम सारे उनको हेल्प आउट करते हैं। खैर इस वक्त जब सीनियर की बात की जाए तो उस वक्त मेरे पास जो है एक उसामा है और मेरे पास असदुल्लाह हज़ारा जिनका कोटा से ताल्लुक़ है। ये दो इस वक्त जो बॉक्सर हैं वेल्टर वेट में। मैं इस तरह के बॉक्सर में उम्मीद है मुझे कि इनको अगर थोड़ा सा भी इनको सपोर्ट मिल जाए तो ये वर्ल्ड लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों लिए कैसे करते हैं सपोर्ट तैमूर, अपने तहत कैसे करते हैं? आप स्पॉन्सर लेते हैं, प्रोमोटर से बात करते हैं? ये तो बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ी मेहनत वाला काम है यार। मैं अरसलान भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं यकीन मैंने मेरे बस से, मेरी अपनी जेब से जितने भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं लड़कों को कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों लड़कों को कर रहा हूँ, बल्कि चारों को कर रहा हूँ। खैर वो तो दो बच्चे तो अभी वो तो बिगिनर्स हैं, भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो उसामा और असद है, मेरी तरफ से जितनी भी मतलब हो रही है इनकी तरफ से, मैं इनके साथ ताउन कर रहा हूँ। लेकिन बात वही है, अभी मैं अरसलान भाई WBC और ABF में इस वक्त 2 टाइटल का होल्डर हूँ, तो मुझे इस वक्त कोई मतलब प्रमोट ऐसा स्पॉन्सर मुझे नहीं सही बात है, कर तो रहा। किसी और के लिए, नए के तो लिए करना तो बड़ा मुश्किल हाँ, है। तो अभी वो लोग तो अभी मतलब उनका तो कैरियर अभी स्टार्ट हुआ है। तो उम्मीद है कि कहते हैं ना कि टफ टाइम के बाद एक अच्छा टाइम आता है, तो हम लगे हुए हैं और मेरी कोशिश ये है कि इनको मैं जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट करके बाहर किसी प्रमोटर के साथ इनका कॉन्टैक्ट करूँ, चलिए, ये ताकि अच्छी ये चीज़ है। और तैमूर, हम भी दुआ गो हैं कि इसमें आप मदद कर रहे हैं उनकी, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, तो अल्लाह ताला आपकी भी इसमें मदद करे यकीनी तौर पर। तैमूर, हैवी वेट बॉक्सिंग एक ज़माने में बड़ी मशहूर थी। माइक टाइसन, इवेंडर हॉलीफील्ड, मोहम्मद अली किले और लातादाद नाम है जो मैं ले सकता हूँ। अब ये बॉक्सिंग हम देखते हैं कि उस कैटेगरी से हटके थोड़ी निचले वेट की कैटेगरी में बड़ी पॉपुलर हो रही है। ख़ास तौर पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए शायद मैं उनका बहुत नाम लेता हूँ। मैनी पक्याओ का, आमिर खान ने काफ़ी बूम हासिल किया इसी बॉक्सिंग में। वसीम उस कैटेगरी में दुनिया भर में बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये जो हैवी वेट है, कैसे सोचा इस वेट में फॉल करने का? कौन सा ऐसा बॉक्सर था जिसको देख के ख्याल आया? देखिए, आपने जो पहले बात की कि आजकल मतलब हैवी वेट का उस तरह वो एक नहीं रहा। देखते ही देखिए, कम है हम। ये जब माइक टायसन का जो प्राइम टाइम था उसके बाद ये हैवी वेट से थोड़ा सा जो है ये लाइट वेट पे आ गया, क्योंकि बॉक्सिंग में ज़्यादा उस तरह मतलब ये बॉक्सिंग में ये है कि ये ऊपर नीचे होता रहता है इसमें, क्योंकि जब तक हैवी वेट में एक नया टैलेंट नहीं आएगा तो बॉक्सिंग वो हैवी वेट को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्योंकि जिस तरह व्लादिमीर क्लिचको जो थे, जो कि यूक्रेन से थे, वो 10 साल से मुसलसल नॉन स्टॉप चैंपियन थे, तो हैवीवेट की बॉक्सिंग जो थी वो एक तरह से ख़त्म हो के रह गई रुक थी, गई थी, रुक जाहिर गई है। थी। तो पहली बार जब उनको एंथनी जोशुआ ने उनको नॉकआउट किया, उनके टाइटल उनसे वापस लिए, उसके बाद हैवीवेट में वापस लोगों का जो रुझान एक है चार वो, में हाँ, जोशुआ वो ने वाकई में लोगों को अपनी तरफ बड़ा अट्रैक्ट बढ़ाया किया। था। और उसके बाद सबसे फिर जो मज़ा आया था कि जब एंथनी जोशुआ को एंडी रोइज ने जब शिकस्त दी, तो फिर एक और मतलब आया कि वो एक फैटी बॉय, मतलब अगर एंडी रोइज की आप बॉडी देखें तो उसने जब एक मस्कुलर 6 फुट 6 इंच एंथनी जोशुआ को जो है इस तरह नॉकआउट किया, तो फिर उसके बाद मतलब बॉक्सिंग में ज़्यादा हैवीवेट में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया। जैसे हालांकि जोशुआ बड़े ज्यादा उनसे उनके मुकाबले में बड़े फास्ट लग रहे थे। बड़े, लेकिन ये हैवीवेट इसी तो वजह से दुनिया में हैवीवेट बॉक्सिंग को इसलिए पसंद किया जाता है कि अगर आप एवरी पंच काउंट, ठीक है, ये इंग्लिश में एक इसमें कोड है कि मतलब आप फाइट जीत भी रहे हो तो एक पंच से आपका सब जो है, आपकी सारी मेहनत और सारा कुछ होता है। तो ये हैवीवेट, इसी चीज़ को हैवीवेट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि लाइट वेट में ऐसा नहीं है, उसमें आप चलते रहते हैं 12 राउंड 10-11 राउंड चलते रहते हैं। हैवीवेट में क्योंकि अब दो जो है तगड़े बंदे आपस में जब आप फाइट कर रहे हो तो उनके फिर पंचेस में भी उसी तरह से फिर पावर होती है। तो मेरा जो बॉक्सिंग का जो आपने बात की, मैं बचपन से ही जो है मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं हैवीवेट फाइटर बनूंगा। फिर अल्लाह पाक ने मुझे उसी हवाले से मुझे मेरे कद काट जिसामत दिया, भी दे दी, जिसामत दी, काठी भी हाँ। दे दी।
तो यकीन माने अभी अल्लाह पाक ने मुझे हेवीवेट जो मैंने प्रोफेशनल में जो अपना हेवीवेट में जो अपना नाम बनाया है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये मैं आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अरसलान भाई जल्दी वो टाइम आएगा जब मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करूँगा और इंशाल्लाह। हम भी मैं वो पाकिस्तान देखना का चाहते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करे। कॉन्टिनेंटल बड़े टाइटल है और बहुत बड़ी बेल्ट है, कैसे हासिल की तैमूर? फाइट से पहले क्या कुछ सोचा? दूसरे ओपोनेंट कैसे थे? फिर उनके बारे में कितना आपको पता था? उनकी मूवमेंट्स का कितना पता था? उनको भी यकीनन आपकी मूवमेंट्स का पता होगा। देखें फ़ाइट के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हेवीवेट में अगर आप 10 राउंड की फ़ाइट हो रही है, 12 राउंड की फ़ाइट हो रही है, तो अगर आप 10 राउंड आप जीते भी हुए हैं तो 11वें राउंड में अगर आपको एक पंच लगता है तो आपकी सारी जो है सही मेहनत बात है, वो हाँ ज़ाया हो जाती है। ज़ाया हो जाती है, नॉकआउट हो गए तो गए। हाँ बिल्कुल, तो हमारी जो तैयारी होती है आपके हर 8 में से 7 नॉकआउट्स है 7 ना? नॉकआउट्स हैं मेरे, जिसमें से मेरी जो पहली प्रोफेशनल फ़ाइट थी वो ईरान के साथ थी और वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉक्सर थे। और उसमें फिर मेरी थाईलैंड के बॉक्सरों के साथ फ़ाइट हुई है, इंडिया के साथ मेरी ईरान के हुई है। बॉक्सर्स कैसे लगे? बड़ी अच्छी बॉक्सिंग होती है वैसे वहाँ पर। अब देखें, अब बॉक्सिंग तो मैंने जैसे अर्सलन भाई पहले आपको बोला कि यहाँ पर जो टैलेंट मौजूद है, अभी देखें मैं जब मेरी ईरान के साथ जो फाइट थी वो ईरान का जो बॉक्सर था वो एशियन एमेच्योर चैंपियन था, ठीक है। और मैं वो जब मेरी फाइट उसके साथ थी तो वो ईरान की नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, सही। मतलब इतना उसको प्रमोट कर रहे थे। और जबकि मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में अपने एक ही पार्टनर के साथ मैं ट्रेनिंग करता, वही मेरा स्पारिंग पार्टनर होता था और वही मेरा कोच होता था, वही मुझे ट्रेनिंग कराता था। तो मेरे जैसा बंदा इस तरह की सिचुएशन में रह के मैंने वो इस इतने एलीट क्लास बॉक्सर को मैंने शिकस्त दी, तो यहाँ पर आप खुद सोचें कि यहाँ पर कितना टैलेंट मौजूद है। बहुत मतलब सही। मैंने यहाँ पर, मेरे पास अगर टू बी ऑनेस्ट मेरे पास क्लब की जगह नहीं थी कि मेरा कोई प्रॉपर एक क्लब हो, हम बस जिम में इतने जाते थे। मुश्किल हालात में ये सब कुछ होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, सुबह जाते थे वही पार्टनर मुझे सुबह मेरे फिजिकल मुझे फिटनेस एक्सरसाइजेस करवाता था और शाम के टाइम मुझे पैड वर्क, और वही कोच जो था वो मेरे साथ स्पारिंग भी वही करता था। देखें, तो ये महीना 1.5 महीने का कैंप मैंने उनके साथ किया और मुझे अल्लाह पाक ने एक ऐसे मतलब सीनियर बॉक्सर के आपने साथ, एक इंडियन बॉक्सर जो कि अनडिफिटेड थे उससे पहले, उनको हराया। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और बड़े शानदार बॉक्सर हैं वो भी। बिल्कुल वो मैं, अच्छा आफ्टर ईरानियन फाइट के बाद जो है मेरी जो इंडियन का जो ओपोनेंट था, मैं इसको अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको मतलब ये इसलिए एक तरह से उनको मैं एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ कि यार आपका जो है, आपके साथ जो मैंने फ़ाइट की थी तो मैंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दीवार को मार रहा हूँ। अच्छा, बहुत मतलब टफ बॉक्सर था। इतना टफ बॉक्सर था कि उसके मैं पंचेस, मैंने उसके चिन पे पंचेस अटैक किए, मतलब ओवरहैंड उसको मारे, मतलब उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि मतलब। अच्छा इसमें मज़े की बात है, अलूमी मेरे कॉर्नर पे था, उसने मुझे बड़ा जो है वहाँ पर जो है अलूमी करीम, अलूमी करीम, वाह, हमारे एमएमए चैंपियन। अच्छा, हाँ उनके साथ भी आपके बड़ा दोस्ती यारी। हाँ, तो उन्होंने मुझे कॉर्नर पे मुझे बड़ा सपोर्ट किया और मुझे जो है ना हर फाइट के बाद हर राउंड के बाद वो मुझे मतलब मुझे ऐसी एनर्जी देते थे। तो उसके बाद उन दोनों चौथे ने भी राउंड में मैंने, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम कमाया है, अनीता और उलूमी। और वो भी अब बाहर रहने पर मजबूर हैं, वहीं पे अपनी प्रैक्टिस, मेरा ख्याल है आपके साथ ही होते हैं। बिल्कुल वो आनी, वो मेरे से 1-2 घंटे फासले पे हैं, मैं बैंकॉक में ट्रेनिंग करता हूँ, तो वो पता है मैं फेटेक्स जो दुनिया का बहुत बड़ा तो करीब करीब ही है ना। करीब करीब है। लेकिन बात यह है कि अलूमी अनीता ये फाइटर वहाँ पर गए क्यों, मेन बात यह है। मैं थाईलैंड क्यों गया? क्यों गया? अगर मैं अरसान भाई आपके सामने ये मैं कैमरे के सामने बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर रहता तो शायद मेरा कैरियर ख़त्म हो जाता यहाँ पर, मतलब मुझे यहाँ आपका पर। भी शौक मर जाता, खत्म हो जाता, जाहिर है आप भी नौकरी के पीछे लग जाते। ये बात आपने बड़ी कड़वी कही, लेकिन बात सच है। ब्रेक लेते वापस आते हैं। ज़रा फ्यूचर फाइट है, बहुत जल्दी होने वाली फाइट है, एक और फाइट है, उस पर ज़रा सी बात करते हैं, उसको रिवील भी करते हैं। 8 राउंड बाउट होने वाली है तैमूर की, कहाँ हो रही है, किसके साथ हो रही है, उस पर भी बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, तैमूर एक और माशाल्लाह से इंटरनेशनल फाइट लड़ने जा रहे हैं एक इंडियन बॉक्सर के साथ, चंद्रू जी के साथ। ये फाइट है 8 राउंड बाउट है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वर्ल्ड टूर है। तैमूर, कैसी है ये फाइट और कैसे हैं वो बॉक्सर जिनके साथ फाइट करनी, क्या कुछ उनके बारे में आपने एनालाइज किया है? मेरी जो फाइट है अभी तो अच्छा, इस फाइट से पहले मेरी अभी नेक्स्ट मंथ मेरी थाईलैंड में फ़ाइट है और फिर अगस्त में मेरी इंडियन के साथ फाइट है 26 अगस्त चंद्रू जी के साथ। तो इनकी जो मैंने फाइट्स का स्टाइल वगैरह देखा है, ये एग्रेसिव फाइटर्स हैं काफ़ी और इन फाइट खेलते हैं ये, मतलब अटैक्स पे अटैक करते हैं। और 5 फाइट्स हैं इनकी, जिनमें 4 रन के नॉकआउट्स हैं। तो
लेकिन अब ये अपने वेट में इस वक्त जो है इंडिया में चैम्पियन है, और जो प्रमोटर चाहता है कि यार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई में हो, क्योंकि दुबई में पाकिस्तानी भी बहुत हब हैं। है, बहुत ज़्यादा इंडियंस भी होंगे और पाकिस्तानी भी होंगे, तो बड़ा अच्छा। एग्जैक्टली तो यहाँ पर ये फाइट उस प्रमोटर ने कहा कि ये फ़ाइट हम दुबई में करते हैं और यहाँ पर इसको हम फाइट को हम जो है काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पर। तैमूर, प्राइस मनी जो होती है उसका इस्तेमाल कैसे होता है जीत के बाद? देखें अरसान भाई, मैं इसमें आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल बॉक्सिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो शायद देखने वालों को इन चीज़ के बारे में आइडिया ना हो। यकीनी तौर पर नहीं होगा। अभी देखिए, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, अब ऐसा नहीं है कि आप पहली फाइट करेंगे और उसके बाद आपको जो है मतलब इनकम मिलना शुरू हो हाँ, जाएगी, पैसे मिलना या शुरू हो हाँ पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और आप मिलियनेयर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले अपना रिकॉर्ड बिल्डअप करना पड़ता है, और वो रिकॉर्ड के लिए क्या करना था, उस रिकॉर्ड जहाँ पर फाइट होगी, जहाँ पर प्रोमोटर्स होंगे, प्रोमोटर को आपने फीस देनी होगी कि यार मेरे लिए ओपोनेंट तलाश करो आप, ठीक है। और फिर वो आपके लिए ओपोनेंट तलाश करेगा, फिर आपका ट्रैवलिंग और सब कुछ आपका अपनी जेब से होगा। जब आपकी 8-10 फाइटें हो जाएंगी, मतलब आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा और आपकी एक रैंकिंग वर्ल्ड में आ जाएगी, उसके बाद फिर आपको कुछ मिलना शुरू होगा, फिर अच्छा खासा मिलना शुरू होगा। लेकिन ऐसे नहीं कि अब मैं पहला बस मैं आज कल मैंने बॉक्सिंग शुरू की और मैं बस कल कह रहा हूँ मैं प्रोफेशनल मैंने शुरू करनी है, तो ऐसे नहीं होता वो। अच्छा, वहाँ पर फिर इसमें ऐसा होता है कि ऐसे जो प्रोमोटर जो होते हैं, जो अच्छे बॉक्सर होते हैं, उनको वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर आपका जो खर्चा अखराजात होते हैं वो फिर प्रोमोटर करता है। प्रोमोटर इसलिए करता है क्योंकि उसको आप में बिजनेस नज़र आ रहा होता है। इस तरह के मेरे जो प्रोमोटर हैं या एंथनी जोशुआ के प्रोमोटर हैं, वो इन जैसे फाइटरों के साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो शुरू में वो प्रोमोटर उनके ऊपर पैसा लगाता है, उनकी ट्रेनिंग पे, उनके लिए ओपोनेंट ढूंढना, उनका सारा कुछ सारा कुछ। लेकिन जब वो जो फाइटर उनका थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उनको बड़ी बड़ी फाइट की ऑफर्स आती हैं, तो फिर उस फाइट ऑफर में जो है फिर जो प्रोमोटर होता है वो अपना शेयर लेता है और उनको भी प्राइस मनी उनको भी देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तरीका कार है। अच्छा भी ये बताएं तैमूर, किस हद तक इस बात में सच्चाई है? सुनते तो हम हैं, लेकिन सच्चाई किस हद तक है? स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बॉक्सर्स करते हैं बहुत सारे, मैंने सुना है, कई केसेस भी हमने देखे। अच्छा, एमेचर में भी होता है और जाहिर है प्रोफेशनल में भी होता ही होगा ऐसा, तो क्या ऐसा होता है और कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है? देखें, जो स्टीरॉइड का इस्तेमाल है वो सिर्फ बॉक्सिंग के हवाले से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है, स्प्रिंटर्स भी करते हैं और भी करते हैं। बिल्कुल ये ऐसा है कि देखिए स्टीरॉइड्स जो है इनका मेन मकसद जो होता है लगाने का, ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड होते हैं। ये लोग लगाते हैं स्टीरॉइड अपनी रिकवरी के लिए, तो मतलब इन लोगों ने सुबह भी ट्रेनिंग करनी होती है, दिन में 3 सेशन करने होते हैं इन लोगों ने, तो उन सेशन को उनको उसी तरह से रिकवरी चाहिए होती है, मतलब मसल्स को ताकत पहुंचाने, मसल को ताकत होना, मसल को रेस्ट देना। फेक है, आर्टिफिशियल है, इसका नुकसान भी होता होगा। देखें, जब आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे और आप मतलब कह रहे हैं मैंने जल्द से जल्द ऊपर जाना है, तो फिर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिर काफ़ी बॉक्सरों की और काफ़ी जो बॉडी बिल्डर की आप देख रहे हैं कि काफ़ी डेथ हो रही है आजकल, हार्ट अटैक उनको आ रहे हैं, किडनीज उनकी फेल हो रही हैं, तो ये उनके बहुत ज़्यादा रीज़न निकलते हैं, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं ये प्रोग्राम कोई भी देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मतलब नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, मतलब जो नेचुरल खुराकें हैं, फ्रूट्स, गोश्त और इन चीज़ों की तरफ जाएं। मतलब ये जो फेक आर्टिफिशियल चीज़ें ये आपको लॉन्ग टर्म में कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। हाँ, शॉर्ट टर्म पे आपको कुछ ना कुछ कर देगी, लेकिन उसके नुकसानात जो आपकी बाकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो फिर आपको काफ़ी जो है। इसका मतलब ये तैमूर के जो हम बातें सुनते हैं वो गलत भी नहीं है, इस्तेमाल होता भी है इसका, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। इस्तेमाल का मेरा ख्याल है फ़ायदा कोई एक आधा टाइम हो जाता होगा, उसके बाद पूरी ज़िंदगी का नुकसान भी है। देखें अरसान भाई, इसमें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। देखें, जब किसी बंदे को नज़ला होता है तो हाँ, वो डॉक्टर हमें एक मेडिसिन दे देता है, हालांकि नज़ले का अपना नेचुरली अपना एक टाइम होता है कि वो 1 हफ़्ता या 5 दिन में ठीक होगा, और जितनी भी आप मेडिसिन वगैरह ले लें तो वो अपना एक टाइम होता है। वो मेडिसिन क्या करता है, वो हमें जो है ना, वो हमें जो पानी जो हमारे नाक से आ रहा था वो उसको बंद कर देता है। हाँ। तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, वो हमारे सर पे बोझ बन जाता है उसका। इसी तरह स्टीरॉइड है, आपको वक्ती तौर पे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसके जो नुकसानात हैं वो फिर आपको काफ़ी जो है ना, आपकी ज़िंदगी भी उसमें जा सकती है। चलें तैमूर, ये अच्छा हो गया कि आज इस पर भी डिस्कशन हो गई, स्टीरॉइड वाले मामले पे, क्योंकि इस पे बात बड़ा कम होती है, लोग बड़ा कम इस पे बात करते हैं। अच्छा हो गया, आपसे हमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल गई, और अपने सुनने वालों को भी ये कि जो लोग इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं, इन चीज़ों से दूर रहें, अपनी नेचुरल प्रैक्टिसेस पे रहें, ताकि आपके अंदर वो सारा कुछ नेचुरली बिल्ड हो। फेक या आर्टिफिशियल चीज़ों से आप लॉन्ग टर्म में एथलीट नहीं रह सकते। तैमूर खान,
कॉन्टिनेंटल चैंपियन हमारे साथ मौजूद थे, हैवीवेट बॉक्सर है, पाकिस्तान की शान है। थैंक यू सो मच तैमूर। और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।